जैसा कि किसी बड़े स्पोर्ट्स गेम में होता है कि आप अगर शुरुआत में छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो बाद में आपके पास बहुत समय होता है उन गलतियों को सुधार के फिर भी मैच जीतने का। पर अगर आप गलतियां करते हैं मैच के अंत के समय में, जहां पे बहुत ही क्रूशियल पीरियड है कि एक छोटी सी गलती आपको मैच हरा सकती है, वहां पे आपको बहुत ही कॉशियस रहना पड़ता है। सेम होता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में कि शुरुआत में अगर हमने कहीं मिस कर दी कुछ चीज या गलती की है तो हमारे पास इनफ टाइम होता है उसे सुधारने का। बट अगर आप बाद में आखिरी के अंत समय में ज्यादा बड़ी गलतियां करते हैं या बहुत ही ज्यादा ब्लंडर कर देते हैं तो फिर वो आपको कॉस्ट करेगा आपकी रैंक पे। तो क्या है ऐसी गलतियां जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें नहीं करनी है? क्या है ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमें अवॉइड करनी है? स्टूडेंट कभी कभी खुद से समझ जाते हैं बट कुछ स्टूडेंट नहीं समझ पाते। उसी के लिए मैं विश्वदीप गोठी आपका स्वागत करता हूं इस पीडब्ल्यू के सेशन में, जहां पे हम बात करने वाले हैं आखिरी के 4-5 महीनों में वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो एज गेट एस्पिरेंट आपको अवॉइड करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको करनी है वो है गिव अप नहीं करना है। देखिए, जैसे जैसे आप किसी भी स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि कल ही एक बहुत ही अच्छा एशिया कप क्रिकेट का फाइनल हुआ और जो बहुत ही टेंस मोमेंट था आखिरी में, वहां पे अगर गिव अप कर देती है कोई टीम तो वो हारेगी, डेफिनेटली हारेगी। तो जैसे जैसे अंत समय आता है ना, टेंशन और बढ़ती है। एज अ व्यूअर अगर आपको टेंशन होती है तो एज अ प्लेयर उन्हें कितनी टेंशन होती होगी, आप समझ पा रहे हैं? तो मेंटली आपको यहां पे गिव अप नहीं मारना है। हो सकता है कि जो आपकी प्लान्ड चीजें हैं वो पूरी पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही होंगी, बट जितना ज्यादा मैक्सिमाइज कर पाएंगे अपनी कंप्लीट चीजों को, उतने ज्यादा मैक्सिमाइज कर पाएंगे आपके मार्क्स को। देखिए, मैंने आज तक कभी ऐसा बंदा नहीं देखा जो मुझ तक आया और बोला कि सर सब कुछ हो गया, 4 टेस्ट सीरीज भी लगा दी, 25 बार रिवीजन हो गया, सारे कोर्सेज भी अच्छे से कवर कर लिए, उसकी डिटेल पढ़ ली, 4-5 अलग अलग जगह से पढ़ ली, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ कवर कर लिया, अब मैं गेट एग्जाम लिखूंगा अगले महीने या अगले दिन या अगले वीक में। कभी ऐसा नहीं हुआ। पूरी 100% प्रिपरेशन नहीं होती है बच्चा लोग, हर किसी की। तो फिर क्या करना है? आपको जितना मैक्सिमाइज हो पाए वो करना है। आपको लगता है कि प्रैक्टिस के लिए आपके पास 1000 क्वेश्चंस हैं पर आपने 600 क्वेश्चन किए हैं, तो ठीक है ना, कम से कम 600 किए तो हैं। जो 400 छूट रहे हैं बच्चा उनके लिए टेंशन में आ जाता है, अरे सर ये भी तो बचा है, अरे ये भी तो बचा है, अरे ये भी तो बचा है। अभी ये भी तो देखो कि आपने पिछले कुछ महीनों में कितना कर भी लिया है। तो फोकस करो कि हाँ, हमने बहुत कुछ कर लिया है, अब हमें बचे हुए टाइम में इतना इतना तो कवर कर लेना है ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स कवर कर पाए गेट की एग्जाम में। छूटेगा, डेफिनेटली बहुत कुछ छूटेगा, काफी कुछ छूटेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने कवर कर लिया है या कवर किया हुआ है, सिलेबस पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, रिवीजन किया, पीवाईक्यू किए हैं, वो सब वेस्ट नहीं होगा। उससे कहीं ना कहीं मार्क्स आएंगे। हम बचे हुए पे फोकस करेंगे, प्रिपरेशन प्लान में, टेंशन में नहीं। तो गिव अप नहीं मारना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो है सिलेबस के पीछे भागना। देखो, मेरी जितनी भी स्ट्रैटेजीज आप सुनोगे ना, हर स्ट्रैटेजी में ना एक बहुत कॉमन सा पॉइंट मैं बताता हूं बच्चों को कि भाई साहब, सिलेबस कवर करने के मार्क्स नहीं मिलते गेट एग्जाम में। सिलेबस कवर करने से मार्क्स जरूर मिलते हैं बट कवर करने के मार्क्स नहीं मिलते। कि हमने 80% सिलेबस कवर कर लिया, आईआईटी जो गेट एग्जाम कंडक्ट करा रही है उनको मेल कर दिया कि हमको मार्क्स दे दो, 15 एक्स्ट्रा जोड़ दो, 10 एक्स्ट्रा जोड़ दो, हमने सिलेबस कवर कर लिया है। कुछ नहीं होगा। जो बच्चा कम सिलेबस करके जाता है ना, वो भी ज्यादा मार्क्स ले आता है। क्यों? रीजन बीइंग कि मार्क्स लाने के लिए तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 बेसिक आइडिया चाहिए आपको। एक तो कंसेप्ट याद होना चाहिए जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, और दूसरा उस कंसेप्ट को यूज कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अब हम शुरुआत से कंटेंट पढ़े जा रहे हैं। कंसेप्ट तो सीख लिए, पढ़ लिए, नोट्स भी बना लिए, उनको याद करने के लिए रिवीजन चाहिए, और उन कंसेप्ट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये दोनों चीजें आपको करनी पड़ेगी आखिरी के 2-3 महीनों में। तो अगर कोई बच्चा बहुत लेट से भी स्टार्ट करता है, सिलेबस को कवर करने के लिए जाता है, तो नवंबर तक मैक्सिमम आप सिलेबस कवर कर लो अपना। अगर कुछ टॉपिक्स छूट रहे हैं तो छोड़ दो, कुछ सब्जेक्ट 1-2 छूट रहे हैं तो छोड़ दो। अगर किसी ने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है कुछ ही 5-7-10 दिनों के पहले तो सिलेक्टिव स्टडी प्रोग्राम करो,
जिसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ो हर सब्जेक्ट के, बट मैक्सिमम से मैक्सिमम नवंबर मिड तक सिलेबस फिनिश कर लो। ये उनके लिए जो अभी शुरू कर रहे हुए हैं, जो बहुत पहले से कर रहे हैं उनको तो नवंबर एकदम हार्ड फास्ट लिमिट है, उसके बाद पढ़ना ही नहीं है, उसके बाद सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट लिखना है। 2 महीने भी कभी कभी इनफ नहीं होते हैं कुछ बच्चों के लिए, बट फिर भी ये एकदम हार्ड फास्ट लिमिट है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आखिरी का टाइम लोगे अपने आप के लिए, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आप समझ पाओगे कि अरे सर, हम जब रिवीजन कर रहे हैं तो 10 दिन लग रहे हैं एक सब्जेक्ट के, ऐसे तो एक ही बार रिवीजन हो पाएगा, ऐसा तो इतना ही हो पाएगा, हमारा ये कैसे होगा, 4 बार रिवीजन कैसे होगा, 2 बार कैसे होगा। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो नवंबर के बाद पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस रिवीजन टेस्ट करना है। अब बात आती है टेस्ट की। टेस्ट लिखते हैं, एक जैसे ही टेस्ट लिखा मार्क्स नहीं आए, फेल गए, अरे सर टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, जब हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी तभी हम टेस्ट लिखेंगे। बेटा टेस्ट इज द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। कंप्लीट प्रिपरेशन कब होगी? जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे। पता कैसे चलेगा कि गलतियां क्या कर रहे हो, पता कैसे चलेगा कि कहां गलत हो रहे हो, कहां मिस्टेक्स हो रही हैं, कहां पे आप कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में मिस आउट कर रहे हो चीजों को, ये टेस्ट से ही पता चलता है। तो जब तक टेस्ट लिखोगे नहीं, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई नहीं होंगी, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई नहीं होंगी तो सुधरेंगी कैसे? आखिरी के 15 दिनों में अगर आप टेस्ट लिखोगे, वहां आइडिया लगा कि यार ये सब्जेक्ट थोड़ा वीक रह गया, ये टॉपिक जो है उसकी प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। अब 15 दिनों में 12-13 सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस के हैं, उनको सबको थोड़ी आप कवर कर सकते हो। कर सकते हो क्या? सबको रिविजन भी कर लोगे, प्रैक्टिस भी कर लोगे, सारी गलतियां 15 दिन में सॉल्व कर लोगे? 15 दिन में तुम्हारे 6 बजे उठने का रूटीन नहीं सेट होता। एक सिंपल सी बेसिक सी बात कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, लाइफ से होता है, बिल्कुल होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिखना शुरू कर दो। आप वीकली टेस्ट अगर लिख रहे हो, वहां से एनालिसिस करो कि कहां गलतियां हो रही है। अगर आपके कवर हो गए हैं कोर्सेस, तो आप अगर रिवीजन स्टार्ट कर चुके हो तो रिवीजन के साथ टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अभी से लिखना शुरू कर दो। आइडिया लगेगा कि कहां गलतियां हो रही हैं। इनफ नंबर ऑफ टेस्ट लिखना जरूरी है। अब यहां से क्वेश्चन आता है, सर कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर या टेस्ट पेपर इनफ पेपर होंगे? 2 टेस्ट सीरीज के पेपर लिख दो सारे, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जो भी फुल लेंथ है वो सारे 2 टेस्ट सीरीज के टेस्ट लिख दो। कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। अगर बहुत ही ज्यादा टाइम का क्रंच है, क्योंकि लेट से स्टार्ट किया है, प्रॉब्लम है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो प्रैक्टिस के लिए कम से कम 1.5 टेस्ट सीरीज को तो कवर करना ही करना। 1.5 टेस्ट सीरीज का मतलब कि एक टेस्ट सीरीज को पूरा पूरा लगभग, और दूसरी टेस्ट सीरीज के आधे टेस्ट लिख दिए आपने, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, कुछ के छोड़ दिए जहां लग रहा था कि कॉन्फिडेंस है, यहां से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, गलतियां कम हो रही उन सब्जेक्ट्स के। तो कुल मिला के कम से कम 1.5 टेस्ट सीरीज के टेस्ट लिखने हैं। अब नंबर्स में जितने भी हो, आगे पीछे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, किसी को कम प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एबिलिटी डेवलप करने के लिए, अपनी गलतियां सुधारने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहां कहां मैं मिस्टेक कर सकता हूं। तो ये कोई कंफाइंड नंबर नहीं है कि इतने ही टेस्ट लिखने हैं या इतने कम लिखने हैं। आप टेस्ट लिखो जहां कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ठीक ठीक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, यहां से इंप्रूव हो रहे हैं, लिखते जाओ। बट इनफ टेस्ट लिखना है, डरना नहीं है। टेस्ट में मार्क्स नहीं आए तो उससे डरना नहीं है। टेस्ट में मार्क्स नहीं आए तो क्या हुआ, ये फाइनल एग्जाम का रिजल्ट थोड़ी ही है, सेम टू सेम रिजल्ट गेट में थोड़ी आएगा। आएगा अगर आपने यहां टेस्ट लिखना बंद कर दिया और फिर आप खाली पढ़ाई पे लग गए। तो टेस्ट लिखो, मार्क्स कम आ रहे, एनालिसिस करो, कैसे उसे इंप्रूव कर सकते हैं, मार्क्स को उस पे बात करो, क्यों क्वेश्चन गलत हुआ, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसकी एनालिसिस करो। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग होता, दूसरे का अलग तरीका होता है, तो गलत होने के रीजन भी अलग होंगे। आप पूरी टेस्ट सीरीज को एक आइडिया में सम अप नहीं कर सकते कि मेरी टेस्ट में मार्क्स कम इसलिए आए, इस रीजन से आए। हर एक क्वेश्चन का रीजन अलग होगा, हर एक टॉपिक के गलत होने का रीजन अलग होगा। उन सारे रीजंस को फाइंड आउट करो, 1 बाय 1 सॉल्व करो। कोई टॉपिक आप भूल गए हो इसलिए क्वेश्चन नहीं बना, कोई फॉर्मूला याद नहीं आ पाया तो इसलिए क्वेश्चन नहीं बना, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ही यूनिक था, ऐसा क्वेश्चन कभी देखा नहीं तो आइडिया ही नहीं लगा कि इसको अप्रोच कैसे करना है, टाइम कम पड़ गया इसलिए 2-3 क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए, देख ही नहीं पाए। तो ये सारी अलग अलग वेराइटी की प्रॉब्लम्स हैं, हर एक प्रॉब्लम का अलग सॉल्यूशन निकलेगा, हर एक सॉल्यूशन पे इंडिविजुअली काम करो। थोड़ा एनालिसिस पे टाइम देना पड़ता है तो काम हो जाता है, पर टेस्ट से डरना नहीं है। ये फाइनल एग्जाम का रिजल्ट नहीं बने इसलिए टेस्ट देते रहे ताकि हम अपने आप को क्या कर पाए, इंप्रूव कर पाए, मार्क्स अच्छे हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है रिवीजन। याद रखना, देखो जरूरी नहीं कि हर किसी को 2 रिवीजन की जरूरत है। कुछ लोग
ब्लेस्ड होते हैं एबिलिटी के साथ कि उनकी मेमोरी अच्छी होती है बाकियों के कंपैरिजन में, बट ये इस बारे में है ही नहीं। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता दो स्टूडेंट्स को कि अगर किसी की मेमोरी अच्छी है तो उसके मार्क्स अच्छे आएंगे गेट में, नहीं। किसी की मेमोरी थोड़ी वीक है तो उसको ज्यादा बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है, पर चीजें तो याद रहती है ना। तुमको अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपने बर्थ डेट, ये तो याद रहता है ना। ऐसा तो है नहीं कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है कि 5 मिनट पहले कुछ बोला और अब भूल ही गए। सारी बार तो नहीं होता ना, सारी इंफॉर्मेशन के लिए तो ऐसा नहीं होता। तो कॉन्सेंट्रेट करके अगर तुम्हें ज्यादा रिवीजन की जरूरत लगती है तो ज्यादा बार रिवीजन करो। बच्चा मेरे से एक सिंपल क्वेश्चन पूछता, सर नॉलेज को रिटेन कैसे करें, टॉपिक रिटेन कैसे करें दिमाग में। रिटेन करें मतलब, अरे मेरे पास कोई बटन थोड़ी है कि कोई प्रोग्राम है, तुम मेरे घर आओगे, मैं दिमाग पे ऐसे कुछ एक मशीन लगाऊंगा, कंट्रोल एस बटन दबाऊंगा और कंट्रोल एस करके पूरा कंटेंट तुम्हारे दिमाग में। किसी के पास नहीं है, होती तो मैं करोड़ों कमा लेता उस एक मशीन से। लिटरली हर इंजीनियर को अपने घर बुलाता, क्या चाहिए भैया, ये चाहिए, अच्छा ये प्रोग्राम तुम्हारे दिमाग में फिट नहीं है। ऐसा तुम्हारे दिमाग में कोई चीज फिट करने के लिए तुमको रिवीजन करना पड़ेगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा। किसी टीचर, किसी क्रैश कोर्स एटसेट्रा के भरोसे नहीं रह सकते। तुम्हें अपने प्लान के अकॉर्डिंग रिवीजन करना है, करो और खुद से करो। मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे किसी चीज को तो याद हो जाता है। जैसे कि रास्ते याद रहते हैं, अपने घर और उसके आसपास के रास्ते याद होने लगते हैं थोड़ा थोड़ा बड़ा होने आप लगते हो तब, क्योंकि आप अकेले अकेले उन रास्तों पे घूमते हो, बार बार घूमते हो तो रास्ता याद रह जाता है। सेम है, बार बार रिवीजन करोगे तो याद रह जाएगा। इसलिए 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी रिवीजन लगता हो सकता है, हो जाए, बट जरूरत जितनी लगे रिवीजन करना है ताकि चीजें याद रहें, और रिवीजन के साथ प्रैक्टिस ताकि जो याद है उससे क्वेश्चन बना पाए। ये बहुत छोटे छोटे इंपैक्टफुल पॉइंट्स हैं। बच्चे रिवीजन पे ध्यान ही नहीं देते। सर हो गया हमारा पूरा सिलेबस, अब तो हमारे मार्क्स आ ही जाएंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस लगता है। रिवीजन, हाँ क्या कर रहे हैं सर, हम डायरेक्ट टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट में मार्क्स नहीं आए कोई बात नहीं, अगले में आएंगे, कोई बात नहीं अगले में आएंगे। अरे मार्क्स आएंगे जब तुमको टॉपिक याद रहेगा और उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो एबिलिटी आप डेवलप कर पाओगे, और ये रिवीजन प्रैक्टिस के साथ होगा। तो ये 3 चीजों का ब्लेंड है, एक रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट, ये तीनों पैरेलल में चलते हैं, और जब ये तीनों परफेक्शन की तरफ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा यहाँ पे है, वेस्टिंग टू मच टाइम इन अननेसेसरी स्टफ्स। सिर्फ मोबाइल यहाँ पे दिख रहा है पर ऐसा नहीं है, मोबाइल फोन ही नहीं है। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया है, फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल में आपको टाइम देना है। ऑफ कोर्स आप चाहते हो कि अपने रूट से जुड़े रहो, जो हर साल आप सेलिब्रेट करते हो वो करो, पर उन सेलिब्रेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं। गरबा करना है, ठीक है, नवरात्रि है, 2 दिन चले जाओ, 9 के 9 दिन 5-5 घंटे अगर जाना है तो उसके लिए फिर बचे हुए टाइम में आपको बची हुई चीजें पूरी कवर करनी है, वरना फिर टेंशन मत लो। अगर टेंशन भी लेना है, अरे सर वो 9 दिन ना गरबे करने चले गए 5-5 घंटे, रात में फिर नींद भी नहीं आई, सुबह नींद भी नहीं खुली, हमारा पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया। तो ये तो आपने डिसाइड किया था कि हमें करना है ऐसा। नवरात्रि है, ऑफ कोर्स दुर्गा पूजा है, ऑफ कोर्स यू विल गो आउट फॉर श्योर, पांडाल देखने जाएंगे, पूजन के लिए जाएंगे, दिवाली आने वाली है, ऑफ कोर्स आपके पास ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं जहां पे आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, पर कितना करना है ये आपको देखना है। आपकी गेट की प्रिपरेशन को कितना आप रोक सकते हैं ये आपको देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अननेसेसरी है, ये नेसेसरी है। सेलिब्रेट करना नेसेसरी है ताकि आप अपने आप के माइंड को थोड़ा सा ओपन कर पाए। फिजिकल वर्ल्ड में कनेक्ट करेंगे तो बर्नआउट कम होता है, रिफ्रेश हो जाता है माइंड, बट इसका मतलब ये नहीं कि यू स्पेंड मोर देन रिक्वायर्ड टाइम। एज पर योर प्रिपरेशन यू नीड टू डिसाइड कि कितना रिक्वायर्ड टाइम है, तो डिसाइड करो, और फिर अननेसेसरी चीजों में टाइम वेस्ट मत करो। और अननेसेसरी चीजें क्या है मैं बता देता हूं। एक सब्जेक्ट आपने एक जगह से पढ़ लिया, दूसरी जगह से और पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि एक जगह से समझ नहीं आया आधा, जितना आया उतना ही करो, कम से कम उसकी प्रैक्टिस ज्यादा कर लो, हो सकता है क्वेश्चन ज्यादा बन जाए। सर 90% तो समझ में आ गया, पर दूसरे टीचर जो है कुछ नया पर्सपेक्टिव बताएंगे। यार किसी भी दूसरे टीचर से कोई भी कोर्स आप पढ़ोगे ना तो नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, पर वो नया पर्सपेक्टिव आपको 60 आवर्स 50 आवर्स एक्स्ट्रा स्पेंड करके मिल रहा है, और ये 50 घंटे की कीमत क्या है? कितने मार्क्स उसी कोर्स से इंक्रीज हो जाएंगे? नहीं होंगे ज्यादा। तो फिर एक कोर्स को डबल नहीं पढ़ना। और भी बहुत सारी चीजें बताता हूं। YouTube पे सेशन चलते हैं प्रैक्टिस के और रिवीजन के, सारे सेशन अटेंड करने। एक सब्जेक्ट 4-4 अलग अलग टीचर से 4 अलग अलग चैनल पे 4 अलग अलग इंस्टीट्यूट के पढ़ लिए हमने। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कल से आ जाओ फिर पढ़ाओ तुम भी। नहीं पढ़ाना है हमें, मार्क्स ला के आना है गेट में।
एक सब्जेक्ट को 4 बार पढ़ने से या 4 बार रिवाइज करने से या 4 बार अलग अलग जगह से प्रैक्टिस करने से ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं। अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो ठीक है, वरना ये अननेसेसरी स्टेप्स है। प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन कलेक्ट कर लो और प्रैक्टिस करो अपने से। हर एक YouTube का सेशन देखना जरूरी नहीं है, हर एक YouTube की क्लास अटेंड करना जरूरी नहीं है, हर एक जगह पे हर जो चीज अवेलेबल है मार्केट में, हर एक जो चीज आपके पास कंटेंट वाइज अवेलेबल है उसको फॉलो करना जरूरी नहीं है। किसी सब्जेक्ट को उतनी रिस्पेक्ट दो जितने उससे मार्क्स रिटर्न में आएंगे। अगर किसी सब्जेक्ट से 8 मार्क्स रिटर्न में आएंगे तो 8 मार्क्स के बराबर ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए, 80 मार्क्स के बराबर नहीं। मैंने देखा है बच्चों को, बच्चे बोलते हैं सर हमने टीओसी तो ऐसे कर लिया, घोल दिया एकदम, पर हमारे से सीओ नहीं बन रहा है, ओएस नहीं बन रहा है, सीएन नहीं बन रहा है, डीबीएमएस नहीं बन रहा है। अरे मैंने बोला एक सब्जेक्ट को इतना क्या घोल लिया भैया, 8 ही मार्क्स आएंगे मैक्सिमम, 9 आ जाएंगे ज्यादा ज्यादा। पर बचे 4 सब्जेक्ट से जो तुम्हारे 25 मार्क के क्वेश्चन गोलमोल है, उसका क्या? अब वो बच्चा बोलता है सर मैंने क्या ना टीओसी 4 अलग अलग टीचर से पढ़ा, फिर उनकी सारे प्रैक्टिस भी किए, फिर पीटर लिंच नाम की एक बुक आती है उससे भी प्रैक्टिस कर लिए, और टीओसी इतना पसंद आया कि मैं प्रैक्टिस ही करते रह गया। अरे कोई सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, अच्छी बात है, मजा आ रहा है सॉल्व करने में, आपसे बन रहे हैं क्वेश्चन, तो उसको वहां रोक के और आगे बढ़ो, अगले कोर्स की बात करो। क्योंकि ओवरऑल सारे मार्क्स कवर करना जरूरी है, एक ही सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चन थोड़ी आ जाएंगे। तो अननेसेसरी स्टेप्स हैं ये, आपको ये समझना होगा, कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना होगा कि ये सब्जेक्ट हो गया, इससे ज्यादा प्रैक्टिस की इसको जरूरत नहीं है, तो अगले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है करेक्ट एनालिसिस ऑफ द टेस्ट स्कोर। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि टेस्ट के स्कोर की आपको अच्छे से एनालिसिस करनी पड़ेगी, ताकि आइडिया लगे कि कहां आपने गलती की और क्यों गलती की। हर एक गलत क्वेश्चन का रीजन अलग होगा। उस सम अप मत करिएगा कि टेस्ट में मार्क्स इसलिए नहीं आए क्योंकि रिवीजन अच्छा नहीं है। सारे क्वेश्चन गलत होने का कारण सिर्फ रिवीजन ही नहीं है, या सारे क्वेश्चन गलत होने का कारण सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक्स भी नहीं है। तो हर एक क्वेश्चन का रीजन अलग होगा, फाइंड आउट करो और उसके रूट कॉज तक जाओ और फिर उसको सुधारो। कोई टॉपिक जो याद नहीं है उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ तो याद करो, रिवाइज करो उस टॉपिक को बाद में। अगर कोई टॉपिक से याद है टॉपिक बट उससे क्वेश्चन फिर भी नहीं बना, प्रैक्टिस की जरूरत है, वहां पे उसको प्रैक्टिस करो। सिली मिस्टेक्स हो रही है, हमने वीडियो बनाए हुए हैं सिली मिस्टेक्स के ऊपर, उनको देखो और उनमें देखो कि कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स उनके थ्रू हम एक्चुअली ऑब्जर्व करके और अवॉइड कर सकते हैं। हर एक छोटा छोटा पॉइंट आपको यहां से बड़े रिजल्ट की तरफ मूव करा सकता है या बड़े रिजल्ट से दूर ला सकता है। डिपेंड करता है कि वो छोटा पॉइंट आप किस तरीके से यूज करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कीप स्टडीइंग एंड लर्निंग टिल द एग्जाम डेट। कल अगर पेपर है तो आज तक नहीं पढ़ना है। अगर आपका एग्जाम लेट्स से एट अर्लीएस्ट 7 या 8 फरवरी को होता है, लेट्स से 7 फरवरी को होता है, ठीक है, 7 फरवरी को अगर आपका पहला पेपर है, या 8 फरवरी को, लेट्स से 8 फेब को है, 8 फरवरी को अगर आपका पहला पेपर है, तो आपको अपना टेस्ट जो फुल लेंथ टेस्ट है वो, प्लस आपकी जितनी भी एनालिसिस है वो, रिवीजन, प्रैक्टिस, सब कुछ 2 या 3 फरवरी तक क्लोज कर देने। जी हां, फिर आखिरी के 2 से 3 दिन रिलैक्सेशन की तरफ जाएंगे। ये बेटा गेट एग्जाम है, ये हमारा सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि सेमेस्टर एग्जाम में हम जो करते हैं रात भर अगले दिन के लिए पढ़ते हैं वो चलता रहे। एग्जाम में यहां पे आपका मेंटल फोकस बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से मेंटली अवेयर रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे इन दी एग्जामिनेशन। कि ये 3 घंटे जो है वो सेमेस्टर एग्जाम की तरह नहीं है कि हल्के फुल्के कुछ भी लिख दिया वहां पे और चल गया। यहां इतना कंसंट्रेट करना पड़ता है 3 घंटे में कि कान से गरम धुआं निकलने लगता है, सिर जो है एकदम गरम हो जाता है। यस, इट हैपेंस। अगर आप 3 घंटे लगातार कंसंट्रेट करते हो उस लेवल का तो होता है ऐसा। तो अगर इतना ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिएगा तो हम मेंटली और फिजिकली परफेक्टली फाइन रह पाए, इसलिए एग्जाम के 2 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना, छोड़ देना पढ़ना वरना। सिर्फ शॉर्ट नोट रिवीजन करना है, जो आपको रटने वाली चीजें हैं उन्हें याद रखने के लिए, दैट्स इट। एग्जाम के एक आधे दिन पहले तो पढ़ना छोड़ ही देना है। बस हमारे माइंड को ऐसी जगह एंगेज करना है जहां से हम रिलैक्स्ड रह पाए, क्योंकि मेंटली रिलैक्स्ड माइंड जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। आप सब देखते हैं स्पोर्ट्स में जो कूल पर्सनालिटी होती है, जिनको डर नहीं लगता है ज्यादा, चेहरे पे वो नहीं दिखता है कि डर रहा है या बंदा या बिल्कुल एकदम परेशान सा हो गया है, वो ज्यादा घातक होता है, आपको पता है।
राइट। तो ये सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एग्जाम के एक दिन पहले 2 दिन पहले ज़्यादा कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं है, वरना दिमाग में वही घूमेगा, अच्छे से सो नहीं पाओगे और ऊपर से फिर अगले एक दिन एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहना। जो मैंने आपको कहा, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज इसलिए करना है, शॉर्ट नोट्स में पहले तो वो चीजें लिखनी है जो रटने लायक है एज इट इज, कि उसका कोई लॉजिक, कोई आता पता, कोई कहानी स्टोरी कुछ नहीं है, एज इट इज आपको रटना है। कोई फॉर्मूला है या कोई एनालॉजी है या कोई डेरिवेशन से जो आपका रिजल्ट निकल के आया है वो, ताकि आप एग्जाम में उसे क्विकली रिकॉल कर पाओ। देखो, कोई कंसेप्ट आपको समझाया जाता है ना, तो वो कंसेप्ट याद रहता है लंबे टाइम तक, क्योंकि कहानी छुपी होती है उसमें पीछे। बट अगर कोई फॉर्मूला है आपके सामने, तो वो फॉर्मूला ना जल्दी से दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि कहानी नहीं है उस फॉर्मूला के पीछे। तो अगर आप इन फॉर्मूलाज या ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स को याद रखना चाहते हो और क्विकली एग्जाम में रिकॉल करना चाहते हो बिना वेस्ट किए टाइम को, तो शॉर्ट नोट्स में लिख लो और फिर उन्हें बार बार रिकॉल करो एग्जाम के 2-4 दिन पहले, या हर टेस्ट के पहले भी आप ऐसा कर सकते हो, ताकि वो रटने वाली चीजें एज इट इज आपको एग्जाम में तुरंत तुरंत याद आ जाए। बहुत काम आता है ये, मैंने भी किया था। एग्जाम के 2 दिन पहले सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज किए थे, एक फॉर्मूला बुक बना रखी थी मैंने उसमें से। ये बहुत फायदा करता है, आपको रटने वाली चीजें एज इट इज रिकॉल हो जाती हैं एग्जाम में। चलिए, तो इतनी ही थी वो ये सारी मिस्टेक्स जो मैंने आपको काफी सारी पॉइंट्स बता दिए। आप जो भी आपको और कोई इश्यू अगर फेस हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा, ताकि मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी, या कोई भी टीम मेंबर्स हमारे जो हैं वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वीडियो ज़रूर बना पाए। हम कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों को सही गाइड करते रहें, मेंटर करते रहें। आप कोशिश करते रहिए कि आप अपने कंटेंट पे, प्रैक्टिस पे, रिवीजन पे और अपनी प्रिपरेशन पे पूरा फोकस करें, अपनी पूरा ध्यान रखें, ताकि आपका करियर बन पाए। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।